हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड जेएस कोर्स से रिलेटेड 58 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम नोड जेएस के साथ माई का डाटाबेस यूज करके एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इससे पिछले हमने जितनी भी वीडियोस कवर किए हैं जहां पर भी हमने डाटाबेस यूज किया है, वहां पर हम यूज कर रहे थे मोंगोडीबी का डाटाबेस, जो कि एक नो सीक्वल डाटाबेस है। मगर इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एक सीक्वल बेस्ड डाटाबेस जिसका नाम है माई सीक्वल। अब मान लेते हैं कि हम कोडिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सप्रेस के अंदर और इसके साथ हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं माई सीक्वल। तो ऐसा काम करने के लिए एक्सप्रेस जेएस के अंदर एक एनपीएम का स्पेशल पैकेज आता है जिसका नाम है माई सीक्वल 2। इसके अलावा भी बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, मगर इस पैकेज को यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये बहुत ज्यादा इजी है। देखिए, इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले अपने एक्सप्रेस जेएस का जो कोड है उसको कनेक्ट करते हैं माई सीक्वल डाटाबेस के साथ। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है और इसके बाद हम एक्सप्रेस जेएस के अंदर कोई भी माई सीक्वल की क्वेरी को रन कर सकते हैं। ये क्वेरीज कौन कौन सी होती हैं? ये बेसिकली इन क्वेरीज को कहते हैं सीक्वल क्वेरीज। देखिए, जितने भी सीक्वल बेस्ड डाटाबेसेस होते हैं इन पे ये सीक्वल क्वेरी चलती हैं। सीक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और इनमें जो मेन क्वेरीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। जब भी आप डाटा को रीड करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं, नया डाटा ऐड करना है तो इंसर्ट क्वेरी का, किसी एग्जिस्टिंग डाटा में अपडेट करना है तो अपडेट क्वेरी का, और किसी एग्जिस्टिंग डाटा को डिलीट करना है तो हम डिलीट क्वेरी का यूज करते हैं। आप माई सीक्वल की जगह दूसरे पॉपुलर सीक्वल बेस्ड डाटाबेसेस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसके साथ एक्सप्रेस के साथ हम एक दूसरा डाटाबेस भी यूज करते हैं जिसका नाम है पोस्टग्री सीक्वल। उसमें भी यही सीक्वल क्वेरी चलती हैं। अगर आपने यहां पर ये कवर कर लिया तो इसके अंदर भी आप इसमें काम कर सकते हैं, मगर इस वीडियो के अंदर तो हम सिर्फ माई सीक्वल का ही यूज करने वाले हैं। देखिए, इसको आगे और डिटेल में बताने से पहले मैं आपको चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको यहां पर माई सीक्वल नहीं आता है तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझना है। तो पहले मैं कहूंगा कि आप हमारा माई सीक्वल का कोर्स कीजिए, जिसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप इन क्वेरीज पे इजिली वर्क कर सकते हैं। तो ये समझते हैं कि जब भी हम एक्सप्रेस के अंदर माई सीक्वल 2 पैकेज का यूज करते हैं तो इसके अंदर कोड कैसे करते हैं। देखिए, जब भी हम एक्सप्रेस के अंदर माई सीक्वल के साथ कनेक्टिविटी में कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है माई सीक्वल 2। इसके इंस्टॉलेशन के बाद हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, इसको जिस भी फाइल के अंदर हम यूज करना चाहते हैं वहां पर हम इसे इंक्लूड कर लेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने यहां पर जैसे एक वेरिएबल बनाया माई सीक्वल, जो रिक्वायर कर रहा है माई सीक्वल 2 पैकेज को। अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस वीडियो के अंदर हम जैसे एपीआईज को बनाना सीख रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास एपीआई का जो डाटा आएगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमने यहां पर 2 मिडलवेयर पास किए हैं। देखिए, या तो वो यूआरएल इनकोडेड का डाटा होगा जैसे कि हम पिछली वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं, या फिर वो जेसन का डाटा भी हो सकता है। मोस्टली जब भी हम एपीआईज बनाते हैं तो उसके अंदर जेसन का डाटा यूज करते हैं। तो ये दोनों मैंने मिडलवेयर यहां पर यूज कर लेने हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप माई सीक्वल के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे, उसके लिए थर्ड स्टेप में उसकी कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर एक वेरिएबल लिया डीबी। डीबी मतलब डाटाबेस, जिसके अंदर मैं अपना माई सीक्वल जो मेरे ऊपर पैकेज है उसका एक मेथड यूज करूंगा, क्रिएट कनेक्शन। ये क्या काम करता है, ये हमारे एक्सप्रेस जेएस के कोड को माई सीक्वल के साथ कनेक्ट कर देता है। यहां पर ये सिर्फ इतना लिखने से ही कनेक्ट नहीं करेगा, इसके अंदर हमारे को 4 पैरामीटर्स भी लेने जरूरी होते हैं, जैसे कि होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डाटाबेस। देखिए, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सिर्फ माई सीक्वल डाटाबेस के हैं कि हमारा जो डाटाबेस है वो किस होस्ट पर सेव है। तो अगर आप लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं, मतलब कि लोकल कंप्यूटर पे, तब हम यहां पर लिखेंगे लोकल होस्ट। और अगर आप ऑनलाइन डाटाबेस यूज कर रहे हैं, कोई भी माई सीक्वल का डाटाबेस, तब यहां पर आप उसका यूआरएल यहां पर स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद यहां पर आता है यूजर नेम। तो देखिए, अगर आप लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं तो मोस्टली यहां पर जो यूजर नेम होता है वो होता है रूट, और इसके बाद यहां पर आता है हमारे पास माई सीक्वल का पासवर्ड। तो अगर आप लोकल पे काम कर रहे हैं तो मोस्टली केसेस में यहां पर हम कोई पासवर्ड सेट नहीं करते। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो यहां पर पासवर्ड डालना जरूरी होता है, जो भी आपने अपने माई सीक्वल डाटाबेस का सेट किया हुआ है। इसके बाद हमारा लास्ट और मेन काम आता है कि हमारा माई सीक्वल के अंदर डाटाबेस का नेम क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखेंगे डाटाबेस और यहाँ पर लिख देंगे डाटाबेस का नेम। तो जैसे मान लेते कि हमारे डाटाबेस का नाम है कॉन्टैक्ट्स डीबी। अब ऐसा करने से होगा क्या, ये कनेक्शन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजेगा माई सीक्वल सर्वर पे। अगर ये सारी जो ऑथेंटिकेशन आपने यहाँ से भेजी है, यूजर नेम और पासवर्ड और डाटाबेस, अगर ये सब कुछ मैच कर जाता है तो आप माई सीक्वल डाटाबेस के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब इसके बाद आप फोर्थ स्टेप में कोई भी क्वेरी रन कर सकते हैं। मान लेते कि अगर हम यहां पर सारे कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आएगा हमारा फोर्थ स्टेप, जिसके लिए मैंने यहां पर लिखा ऐप
ऐप जो है रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एक्सप्रेस को, और उसके लिए मैंने यहाँ पे मेथड यूज किया गेट, जिसका मतलब होता है कि हम डाटा रीड करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे राउट का नेम है कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर मैंने फंक्शन पास किया जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ है, जैसे कि हम ऑलरेडी एक्सप्रेस के अंदर सारे राउट्स में करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो मेन कमांड आने वाली है माईसीक्वल के लिए, उसका नाम होता है क्वारी। ये देखिए, तो हम यहाँ पर डीबी का यूज करेंगे, जो मैंने वेरिएबल बनाया था थर्ड स्टेप में, जिसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। अब कनेक्शन बन के आ चुका है डीबी नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर हम इसमें क्वारी नाम का एक मेथड यूज करते हैं, और क्वारी के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर सीक्वल की एक क्वारी लिख दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स, जिसका मतलब होता है कि सिलेक्ट करना है सारे डाटा को विद सारे कॉलम्स फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स नाम के टेबल में से। अब मान लेते हैं कि हमारे डाटाबेस के अंदर एक कॉन्टेक्ट्स नाम का टेबल है, जिसमें से सारा डाटा रीड करके लाना है। अब ये डाटा जब रीड होके आएगा, तब ये सेकंड जो हमारा पैरामीटर होता है फंक्शन, ये अपने आप रन हो जाता है। अब देखिए, जब ये डाटा हम रीड करते हैं तो या तो इसमें एरर आ सकता है या फिर इसमें एक्चुअल डाटा आ सकता है। अगर एरर आएगा तो इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और अगर इसमें से सारा डाटा सक्सेसफुली फैच हो जाता है तो ये रोज नाम के वेरिएबल के अंदर सेट हो जाता है। अगर एरर आया तो हम उसे इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। मान लेते कि हमारा एरर है, तो हमने यहां लिखा अगर एरर में कोई भी एरर आया तो ये यहीं से रिटर्न कर दे, आगे कोड मत चलाए, और यहां से रिस्पॉन्स सेंड कर दिया जिसका स्टेटस रखा 500। इसका मतलब सर्वर एरर है, और इसके साथ सेंड कर दिया जो भी सर्वर पे एरर का मैसेज आया। इन केस अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आई है एरर में, तब ये लाइन तो रन नहीं होगी। इसका मतलब हमारी रोज में एक्चुअल डाटा आ चुका है, तो उसको हम इस तरह से सेंड कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड रोज। आप यहां पर जेसन भी सेंड कर सकते हैं, और सेंड भी बेसिकली यही काम करता है, जो भी रोज में डाटा आया होगा उसे जेसन फॉर्मेट में हमारे को शो कर देगा। यहां पर मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूं। देखिए, जब भी हम ये क्वारी रन करते हैं तो जो भी सीक्वल बेस्ड क्वारीज हो सकती हैं, जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, वो सब आप इसी मेथड को यूज करके इसके अंदर पास कर सकते हैं। जो भी सीक्वल क्रूड बेस्ड क्वारीज होती हैं, जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, और देखते हैं कि इसको एक्चुअल लाइफ में हम पूरा क्रूड सिस्टम कैसे बनाएंगे। क्रूड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, जिसमें हम एपीआईज का यूज करेंगे और चेकिंग के लिए पोस्टमैन सॉफ्टवेयर का। यहां देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना माई सीक्वल कोर्स ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपको ऑलरेडी माई सीक्वल नहीं आता है, तब आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से जाकर आप देख सकते हैं कि बेसिक मेन कमांड कौन कौन सी है। बेसिकली ये फुल कोर्स है, अगर आप फुल भी कोर्स करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जब भी हम अपने लोकल सिस्टम पे माई सीक्वल को रन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे को एक स्पेशल सर्वर चाहिए होता है, एग्जाम सर्वर। बेसिकली इसकी हेल्प से, एग्जाम सर्वर की हेल्प से आप पीएचपी भी इंस्टॉल कर सकते हैं और माई सीक्वल भी। अगर आप फिर भी सिर्फ माई सीक्वल ही रन करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे, एग्जाम सर्वर नहीं डालना चाहते, तो उसके लिए आपको माई सीक्वल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और वहां जाकर माई सीक्वल सर्वर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर एग्जाम सर्वर को यूज करने वाला हूं। अगर आप इसकी इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं कि कैसे करते हैं, तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। मैं बता देता हूं, आपको सबसे पहले जाके गूगल पे सर्च करना है एग्जाम सर्वर, और ये वेबसाइट आएगी, आपको इस पे क्लिक करना है। और अगर आप विंडोज के यूजर हैं, तब आप यहां जाके इसका लेटेस्ट वर्जन जो आ रहा है अभी 8.2, उसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहां पर लिनक्स को यूज करते हैं तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका लेटेस्ट वर्जन, और अगर आप यहां पर मैक ओएस यूज करते हैं तो आप यहां से भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम पे। अब जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हम एक्सप्रेस जेएस के अंदर माई सीक्वल को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैकेज आता है माई सीक्वल 2। ये देखिए, ये सबसे पहला लिंक आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये देखिए, ये इसका पेज ओपन हो चुका है। यहां पर इसकी कमांड लिखी हुई है npm i mysql 2। अगर आप इसके बारे में कुछ भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सब कुछ इस पेज पे दे रखा है ऑलरेडी। यहां पर कई एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, सब कुछ आप यहां से पढ़ सकते हैं। ये अलग अलग लिंक्स हैं जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जहां से जाकर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन, सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो मैं इसे यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब इसके साथ मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो हम एपीआईज क्रिएट करेंगे, उसके लिए टेस्टिंग के लिए भी हमारे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है पोस्टमैन। जिन्होंने हमारी पहले से सारी सीरीज की सारी वीडियोस देखी हैं, उनको तो ऑलरेडी मालूम होगा कि पोस्टमैन क्या होता है। अगर आपको पोस्टमैन के बारे में नहीं पता, तो पोस्टमैन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां पर हम एपीआईज को टेस्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसे यहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड के लिए इस पर क्लिक करता हूं।
और यहाँ पर जाकर आप इस बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर दिखता है। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ और इसे इंस्टॉल भी कर रखा है। तो अभी के लिए मैं इन सब सॉफ्टवेयर्स को बंद कर देता हूँ। इस पैकेज की जरूरत अभी हमें पड़ेगी, तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए चलते हैं हम अपने एडिटर में। ये देखिए, मैं यहाँ पर आ गया अपने एडिटर में, जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने अपना एक एक्सप्रेस का एक प्रोजेक्ट भी रेडी करके रखा है, जिसका नाम है MySQL API प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप package.json पे जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बेसिक पैकेज इंस्टॉल करके रखे हैं, एक्सप्रेस और नॉर्मॉन। इसको मैं क्लोज करता हूँ, और इसी के साथ हमने एक मेन फाइल भी बना के रखी है, index.js। इसी के अंदर आकर मैंने सबसे पहले अपने एक्सप्रेस पैकेज को यहाँ पर इंक्लूड किया है, और इसका एक ऑब्जेक्ट भी बनाया है ऐप नाम से, और यहाँ पर एक बेसिक राउट भी बना रखा है होम पेज के लिए, जहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस को रन करने के लिए यहाँ पर लिसन कमांड का यूज किया है, जिसके अंदर 3000 पोर्ट का भी यूज कर रखा है। ये सब हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना पैकेज इंस्टॉल करना है MySQL2। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर अपनी कमांड को पेस्ट कर देता हूँ, npm i MySQL2। ये देखिए, यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्वर को रन कर देता हूँ, npm start। देखिए, हमारा सर्वर रन हो चुका है। मैं इसको टर्मिनल को क्लोज करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पैकेज इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, एक्सप्रेस के नीचे जाकर मैं यहाँ पर अपना एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं इंक्लूड करने वाला हूँ MySQL2 पैकेज को। ये देखिए, रिक्वायर MySQL2, और इसी के साथ यहाँ पर मैं सबसे पहले APIs क्रिएट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मिडलवेयर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पर एक्सप्रेस का URL इनकोडेड मेथड यूज करने वाला हूँ। ये देखिए, express.url encoded, इसका मतलब है कि अब हम फॉर्म का डाटा भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं जो URL encoded होगा। और अगर हमारे पास यहाँ पर किसी तरह से भी जेसन का डाटा आता है रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, उसे भी हम अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं मिडलवेयर एक सेट कर देता हूँ। ये देखिए, ये दोनों मिडलवेयर मैंने सबसे पहले ही सेट कर लिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपना डाटाबेस का कनेक्शन बनाना है। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पर डाटाबेस को रन नहीं किया है, तो सबसे पहले हम जाकर अपने MySQL के डाटाबेस को रन करते हैं और उसमें एक डाटाबेस भी क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आ गया अपनी सी ड्राइव में, और यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाता हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम कंट्रोल। इस पे क्लिक करने पे क्या होगा, एग्जाम का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने MySQL सर्वर को यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपका MySQL जो है वो रन हो चुका है। इसी के साथ हम अपाची सर्वर को भी यहाँ पर रन करेंगे। तो देखिए, इसका भी कलर ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब ये दोनों सर्वर्स रन हो चुके हैं। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे आएंगे अपने ब्राउजर में। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जस्ट लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद आपको कॉलन पास नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट। तो देखिए, इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा एग्जाम सर्वर का। अब यहाँ पर आपको ओपन करना है PHP My Admin। ये देखिए, ये हमारा PHP My Admin ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने पहले जितने डाटाबेसेस बना रखे हैं वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप कोई नया डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऊपर मेन्यू में सबसे पहला लिंक है डाटाबेसेस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर सबसे पहले हम एक नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे। उसका नाम मैं रखने वाला हूँ ContactsDB, जिसमें यूजर की कॉन्टैक्ट की डिटेल आने वाली है। तो आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस नेम में आपको स्पेस नहीं डालनी है। आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, हाइफन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और ये हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाकर आप इसके अंदर कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे MongoDB डाटाबेस के अंदर कलेक्शंस होती हैं, वैसे कोई भी SQL डाटाबेस होता है उसके अंदर टेबल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर होने वाला है। उसका नाम है कॉन्टैक्ट्स, और इसके अंदर हम टोटल 6 फील्ड्स बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 और यहाँ पर किया क्लिक क्रिएट पे। ये देखिए, इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप हर फील्ड का नेम बता सकते हैं, उसकी डाटा टाइप बता सकते हैं, उसकी लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, और भी यहाँ पर
पैरामीटर्स जो पास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहला मैं यहाँ पर एक फील्ड लेता हूँ आईडी, उसके बाद हमारी एक फील्ड रहेगी फर्स्ट नेम, इसके बाद हमारी एक फील्ड रहेगी लास्ट नेम, इसके बाद हमारी एक फील्ड रहेगी ईमेल, फोन और इसके साथ एड्रेस। ये देखिए, ये हमने सारी फील्ड्स ले ली। इसके साथ आती है इनकी डाटा टाइप। तो देखिए, आईडी के लिए हम यहां पर इंटीजर ही लेने वाले हैं, मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू। फर्स्ट नेम के लिए यहां पर ले लेंगे टेक्स्ट, लास्ट नेम के लिए भी टेक्स्ट, आप वैरकर भी ले सकते हैं। ईमेल के लिए आप यहां पे लेंगे वैरकर, क्योंकि ईमेल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी। फोन के लिए हम यहां पर ले लेंगे टेक्स्ट या वैरकर, दोनों ले सकते हैं। और यहां पर एड्रेस के लिए भी ले लेंगे टेक्स्ट। ये देखिए, ये हो गया। यहां पर हम अगर लेंथ स्पेसिफाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 20 वर्ड्स ही आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह लास्ट वर्ड में भी, लास्ट नेम जो है उसमें भी 20 वर्ड्स हमने स्पेसिफाई कर दिए, 20 कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। ईमेल में 30 कैरेक्टर्स मैक्सिमम स्पेसिफाई कर दिए, फोन नंबर में 15 और एड्रेस में जितना भी आप करना चाहें, जैसे मान लेते हैं हम कर देते हैं 250। इसका बेनिफिट क्या होगा कि इससे ज्यादा कैरेक्टर्स यूजर सेव नहीं कर सकता। अब जो हमारा सबसे पहला वाला कॉलम है जिसका नाम है आईडी, उसमें हम यहां पर प्राइमरी की सेट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और यहां पर सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी की। देखिए, जिनको माईसीक्वल का ज्यादा नहीं पता उनको बता दूं कि प्राइमरी की करने से होता क्या है कि जो हमारा आईडी नाम का कॉलम होगा इसमें डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। अगर एक आईडी हमने एक यूजर को दे दी है तो सेम आईडी दोबारा नहीं बनेगा। तो यहां पर मैंने इसे प्राइमरी सेट किया और ये मेरे से पूछ रहा है कि वाकई में मैंने इसे करना है, तो यहां पर मैं इसे गो पे क्लिक कर देता हूं। तो देखिए, यहां पर लिखा आ गया प्राइमरी। इसके साथ मैं यहां पर AI लिखा हुआ है, इस पे भी क्लिक कर देता हूं। इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। जब भी मैं नया रिकॉर्ड डालूंगा तो मुझे आईडी डालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप से ही आईडी को इंक्रीमेंट कर देगा। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये करने के बाद मुझे स्क्रॉल करके नीचे आना और सेव पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, यहां पर हमारा ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक डमी डाटा पहले से ही ऐड करके रख देते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर इंसर्ट पे क्लिक करता हूं और यहां पर एक रिकॉर्ड पहले से ही डाल के रख देता हूं। तो आईडी डालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही डाल लेगा। फर्स्ट नेम में मैं जैसे यहां पर एक नेम ले रहा हूं अक्षय कुमार। कुमार बेसिकली लास्ट नेम है, तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में डाल लेता हूं। फर्स्ट नेम में सिर्फ अक्षय आएगा और यहां पर ईमेल में मैंने लिख दिया akshay@email.com और यहां पर एक डमी फोन नंबर डाल देता हूं और यहां पे एक डमी एड्रेस भी डाल देता हूं। ये देखिए, मैं यहां पर गो पे क्लिक करता हूं। ये डाटा हमारा ऑलरेडी ऐड हो चुका है। देखिए, अगर इस तरह से लिखा गया इसका मतलब डाटा ऐड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर ब्राउज का लिंक आ रहा है, आपके डाटाबेस का नेम ऊपर आ रहा होगा। ये देखिए, इसका नाम है कॉन्टेक्ट डीबी। इसके अंदर एक टेबल है कॉन्टेक्ट्स, मैं उसको ब्राउज कर रहा हूं। ये देखिए, यहां पर जो भी हमने डाटा ऐड किया है अक्षय कुमार, वो यहां पर दिख रहा है। यहां पर साइड बार में भी आप अपना डाटाबेस देख सकते हैं। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं, जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका डाटाबेस दिख रहा होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तभी ये ऑटोमेटिकली ब्राउज वाला पेज ही ओपन होता है। तो हमने एक डाटा पहले से ही ऐड करके रख दिया है ताकि जब हम एपीआई क्रिएट करें तो मैं उसमें आपको रीड करके दिखा दूं। अब हम चलते हैं अपने कोडिंग में। देखिए, अभी हमने यहां पर एक्सप्रेस को इंक्लूड किया था, माईसीक्वल अपने पैकेज को इंक्लूड किया, माईसीक्वल 2 को। उसके बाद हमने यहां पर 2 मिडलवेयर सेट किए हैं, जेसन और यूरल इनकोडेड। अब हम यहां पे काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जब भी आप माईसीक्वल के साथ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले कनेक्शन बनाते हैं। तो यहां पर मैं कमेंट लगाता हूं और मैंने यहां लिख दिया माईसीक्वल कनेक्शन। अब देखिए, माईसीक्वल कनेक्शन के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं डीबी और इसके अंदर मैं अपने इस माईसीक्वल पैकेज को यूज करने वाला हूं। तो कनेक्शन के लिए इसका एक मेथड आता है जिसका नाम होता है यहां पर क्रिएट कनेक्शन। ये देखिए, अब इसके अंदर मेरे को राउंड ब्रेसेस लगानी है और करली ब्रेसेस देकर यहां पर 4 पैरामीटर्स लेने हैं। 4 पैरामीटर कौन से हैं? होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डाटाबेस। तो हम लोकल पे काम कर रहे हैं तो यहां पर होस्ट नेम होगा लोकल होस्ट। जब आप इसे सर्वर पे रखेंगे तो वहां पर होस्ट नेम चेंज हो जाता है। देखिए, अगर आप एग्जाम के अंदर काम कर रहे हैं और आपने एग्जाम को इंस्टॉल किया तो यहां पर माईसीक्वल का जो यूजर नेम होता है वो होता है रूट। यहां पर मुझे आर लिखना है तो आपको कोट्स में इसे देना है रूट। रूट क्या है? इसका यूजर नेम। और इसमें पासवर्ड जो होता है बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता,
उसके लिए मेरे को यहाँ पर एम्प्टी छोड़ना है, जिसका मतलब है कि कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। इसके बाद हमें लास्ट और मेन चीज बतानी है डाटाबेस का नेम, और हमने अभी अभी डाटाबेस बनाया, उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट डीबी। कॉन्टेक्ट्स डीबी। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने सबसे पहले अपने MySQL का कनेक्शन बनाना है, जिसके अंदर ये 4 वैल्यूज मेरे को पास करनी है, होस्ट का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस का नेम। अब इसके अंदर ये कनेक्शन बन के आ जाएगा। हो सकता है इसमें कोई एरर आ जाए, तो वो काम हमें सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेना है। कई बार क्या होता है कि हमारे MySQL का सर्वर ही रन नहीं होता, जैसे मैंने उसको पहले से स्टार्ट करके रखा है एग्जाम सर्वर के अंदर। अगर आपने उसे स्टार्ट नहीं किया तो एरर आएगी। तो एरर का प्रॉपर मैसेज दिखाने के लिए हम यहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं क्या डीबी कनेक्शन बना है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे db.connect, और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा। ये एक एरो फंक्शन होगा और इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर लेने वाला हूं एरर। एरर का मतलब है एरर। तो ये मेरा एरो फंक्शन बन चुका है। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू आएगी तो मैं यहां पर उसे प्रिंट कर देता हूं। इसका मतलब है कि कोई भी एरर आया अगर, तो उस एरर को यहां पर मैसेज को प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं इसे कंसोल में प्रिंट कर रहा हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया एरर कनेक्टिंग, और जो भी एरर का मैसेज आया होगा वो इस स्टैक ऑर्डर में यहां पर प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर इसे रिटर्न कर देता हूं, जिसका मतलब है इसके आगे का कोड नहीं चलाना, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बना है। अगर कनेक्शन बन चुका है तो मैं उसका भी मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं कंसोल के अंदर MySQL कनेक्टेड। ये देखिए, अगर हमारा कनेक्शन बन जाएगा तो ये एरर तो आएगा नहीं, तो यहां पर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर एरर आया होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, जिसका मतलब इस आगे वाले कोड को नहीं चलाना है। अब देखिए, जब भी हमारा ये कनेक्शन बन जाता है उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर डाटा को रीड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर रीड करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ, रीड ऑल कॉन्टैक्ट्स। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं अपना एक राउट बनाता हूं, जिसके अंदर मैं सारे कॉन्टैक्ट्स को रीड करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं लिखता हूं ऐप। ऐप क्या है हमारा, यहां पर मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं। ये देखिए, ऐप हमने ऑब्जेक्ट बनाया था एक्सप्रेस का, उसी को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो हम यहां पर गेट राउट का यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर डाटा को रीड करना है। और इसके अंदर सबसे पहले जो हम राउट बना रहे हैं उसका नाम होगा कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद मैं यहां पर एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉल बैक फंक्शन, जो होगा रिक्वेस्ट, और इसमें सेकंड पैरामीटर होगा रिस्पॉन्स। ये देखिए, ये मैंने फंक्शन बना लिया। ये नीचे वाले फंक्शन को मैं डिलीट कर देता हूं, जो होम पेज का राउट बनाया था। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जब भी मैं चाहता हूं कि यूजर इस राउट पे जाता है तो उसको सारे कॉन्टैक्ट्स शो करने हैं। कहां से, हमारे इस वाले डाटाबेस में से, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट्स डीबी। तो इसको हमने डाला हुआ डीबी नाम के वेरिएबल के अंदर। तो मैं इसी से स्टार्टिंग करता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं डीबी डॉट क्वारी। देखिए, जो क्वारी मेथड है इसके अंदर आप कोई भी क्वारी रन कर सकते हैं, वो SQL बेस्ड क्वारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली हमारी क्वारी है select स्टार फ्रॉम। अब आएगा हमारे टेबल का नाम। तो हमने एक टेबल बनाया था जिसका नाम डाटाबेस में रखा था कॉन्टैक्ट्स। देखिए, अगर आपने वहां पर कैपिटल स्पेलिंग दिए हैं तो यहां पर भी कैपिटल लिखने हैं, अगर वहां पर आपने स्मॉल लिखे हैं तो यहां पर भी स्मॉल। अब देखिए, ये क्वारी क्या करेगी, ये इस क्वारी को रन करेगी, कॉन्टैक्ट्स में से सारे डाटा को फैच करके लाएगी। अगर ये डाटा फैच हो जाता है तब हम यहां पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर्स लेने हैं, एक तो एरर, तो उसके लिए वेरिएबल ले लेता हूं ERR, और अगर डाटा आएगा तो उसके लिए ले लेता हूं रोज। देखिए, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही चीज आएगी, या तो एरर आएगा या फिर डाटा फैच होके आएगा। अगर डाटा फैच होगा तो इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा, एरर आएगा तो इस वाले वेरिएबल में। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या कोई एरर आया है कि नहीं। देखिए, मैंने यहां पर चेक किया इफ एरर, अगर कोई भी एरर है तब यहीं से रिटर्न कर जाओ और एक मैसेज भी सेंड कर दो। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूं स्टेटस 500, जिससे यूजर को पता लग जाए ये 500 स्टेटस कोड है, जिसका मतलब सर्वर एरर। और इसी के साथ एक मैसेज भी शो कर रहे हैं, वो एरर का मैसेज होगा, जो भी एरर आया होगा वो हम यहां पे शो कर देंगे। ये देखिए, इन केस यहां पर कोई एरर आता ही नहीं है, इसका मतलब है कि रोज में डाटा आ चुका है, उसको हम यहां पर एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये बन गई हमारी सबसे पहली API,
जिसके अंदर हम सारे कॉन्टैक्ट्स को रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने db.query लिखा और अपनी क्वेरी पास कर दी। अगर ये क्वेरी में कोई एरर आता है तो ये हम शो कर देंगे। अगर इसमें डाटा आ जाता है तो रोज में आ जाएगा, उसको हम एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। तो इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? इसको हम ब्राउजर में भी टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि गेट का राउट है, मगर इसके लिए हम प्रॉपर पोस्टमैन सॉफ्टवेयर का ही यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एपीआईज को चेक करते हैं। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर हमारा पोस्टमैन सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहां पर आप राइट साइड में देख रहे हैं जो पैनल आ रहा है, इसी के अंदर आप अपनी एपीआईज को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और देखिए, अगर आपने डाटा को रीड करना है तो यहां पर आप सबसे पहले गेट को चूज करेंगे क्योंकि हमने डाटा को रीड करना है। अगर आप डाटा ऐड करना चाहते हैं तो पोस्ट को, अगर अपडेट करना है पुट को, और डिलीट करना है तो डिलीट को। तो अभी हमने सिर्फ डाटा को रीड करना है। अब यहां पर जाकर मैं अपने होस्ट का नाम दूंगा। तो हमारे होस्ट का नेम है लोकल होस्ट, और इसको किस कॉलम पे चला रहे हैं, मतलब कि पोर्ट नंबर पे, वो है 3000। और उसके बाद हमारा जो मेन एड्रेस है, जो अभी हमने राउट बनाया, उसका नाम था कॉन्टैक्ट्स। ये देखिए, आपने इस तरह से लिखना है और यहां पर मैं एंटर करता हूं। देखिए, जैसे आप एंटर करेंगे तो इस तरह से आपको यहां पर डाटा फैच करके दिखा देगा। यही डाटाबेस में हमने अभी डाटा डाला था अक्षय कुमार का, तो ये यहां पर फैच होके आ चुका है। आप देख रहे होंगे ये सारा डाटा यहां पर फैच हो चुका है। इसमें जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे के सारे एक ही बार में आ सकते हैं। अब आपने यहां पर देखा कि कैसे हम सारे डाटा को रीड कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी एपीआई को मैं कॉपी करके आपको डाटा को ऐड करना सिखाता हूं। उसके लिए हम यहां पर इंसर्ट कमांड का यूज करने वाले हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं क्रिएट कॉन्टैक्ट। तो यहां पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को यहां पर डाटा ऐड करना है। तो यहां पर अपना मेथड चेंज करूंगा, उसका नाम है पोस्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पोस्ट यूज होता है डाटा को ऐड करने के लिए। हमारा ये राउट यही रहेगा, कॉन्टैक्ट्स, ये फंक्शन भी यही रहेगा, मगर यहां पर क्वेरी चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहां पर फॉर्म से डाटा आ सकता है या फिर जेसन फॉर्मेट में। अब जो भी डाटा आएगा उसके लिए मैं यहां पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन का यूज करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं कॉन्स्ट, और यहां पर बहुत सारी फील्ड्स ले लेता हूं। जैसे हमें एक डाटा चाहिए फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए, ईमेल, फोन और एड्रेस। ये हमारी सारी फील्ड्स है। आईडी को हमने ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू अपने आप ही जनरेट होगी। अब ये वैल्यू मेरे को मिलेगी कहां से? तो उसके लिए आपको मालूम है कि हम यहां पर एक्सप्रेस के अंदर उसके लिए यूज करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो चाहे जेसन का डाटा हो चाहे फॉर्म का डाटा, इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर होता है, और इसको मैंने अलग अलग वेरिएबल्स को असाइन कर दिया, सारी वैल्यूज को। अब जो भी मेरे पास ये वैल्यूज आई हैं, इनको मैं यहां पर इंसर्ट कमांड के अंदर डालूंगा। तो यहां पर मुझे क्वेरी चेंज करनी है, तो इंसर्ट के लिए क्वेरी होती है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू के बाद मेरे को यहां पे बताना होता है कि हमारे डाटाबेस टेबल का नेम क्या है। तो हमारे केस में है यहां पर कॉन्टैक्ट्स, जिसके अंदर मुझे नया डाटा ऐड करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या बताना होता है, यहां पर सारी फील्ड्स बतानी होती है कि जो हमने डाटाबेस के अंदर रखी हुई हैं। तो हमने भी यही नाम रखे हैं। अगर आपने यहां पर कोई और नाम रखे हैं तो उसको भी बता सकते हैं, मगर हमने यही नाम रखे हैं तो इसी को मैं यहां पर डाल देता हूं। फर्स्ट नेम, कॉमन लास्ट नेम, ईमेल, फोन और एड्रेस। आप बिल्कुल वही सीक्वेंस रखेंगे जिस फॉर्म में आपको यहां पर वैल्यू मिल रही है। अब इसके बाद इस कमांड के अंदर हम लिखते हैं वैल्यूज, जिसका मतलब होता है कि ये जो फील्ड्स हैं इनकी वैल्यूज क्या हैं। अब जो वैल्यूज आएंगी वो बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको डालनी है, वैल्यूज नाम के इस कीवर्ड के बाद। तो देखिए, इसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, इन 1 2 3 4 5, ये जितनी भी 5 फील्ड्स हैं इन सब के लिए यहां पर क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने लिखा इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट्स, ये वाली सारी फील्ड्स और इनकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अब इसको सेट कैसे करना है, बेसिकली मैं इस क्वेरी को यहां से निकाल देता हूं, काफी लेंथी कोड हो गया, तो यहां से कट कर लेता हूं और यहां पर एक अलग से वेरिएबल बना लेता हूं, जिसका नाम ही रख देता हूं सीक्वल, क्योंकि ये सीक्वल की कमांड है। और इसके अंदर कोट्स लगा के अपनी कमांड पेस्ट कर देता हूं, और इस कमांड का यूज, जिसका नाम मैंने रखा है सीक्वल, यहां से कॉपी करके यहां पर डाल देता हूं। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर एज ए सेकंड पैरामीटर, यहां पर बीच में मेरे को ये सारी वैल्यू सेट करनी है जो मेरे को यहां से मिली थी। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर एरे बनाकर इसमें पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, तो ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी फॉर्म से, इसको मैंने यहां पर सेट कर दिया। और ये वैल्यू कहां जा रही है, इस सीक्वल क्वेरी के अंदर। देखिए, यहां पर मैंने जो क्वेश्चन मार्क लगाए हैं
ये हर वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी। पहली फर्स्ट नेम है तो पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, पहले वाले क्वेश्चन मार्क के अंदर। दूसरी वाली वैल्यू लास्ट नेम, ये सेकंड वाले क्वेश्चन मार्क में। थर्ड वैल्यू ईमेल, ये थर्ड वाले क्वेश्चन मार्क में। तो आपने ये उसी सीक्वेंस में रखना है जैसे यहाँ पर नेम दिया है। अगर फर्स्ट में फर्स्ट नेम दिया है तो यहाँ पर भी फर्स्ट नेम की ही वैल्यू सेट करनी है। अगर सेकंड में लास्ट नेम लिया है तो यहाँ पर भी लास्ट नेम की वैल्यू सेट करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये हमारी क्वेरी रन होगी। अगर इसमें कोई एरर आता है तो हमारे पास ये एरर आ जाएगा जो हमने पहले से लिखा हुआ है। और अगर इसके अंदर ये डाटा क्रिएट हो जाता है तब हम यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो अब रोज को हटा देता हूँ और यहाँ पर एक चीज और करता हूँ। अब मेरे पास कोई डाटा फैच होके नहीं आ रहा, हमने नया डाटा ऐड किया है तो उसका कोई रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट वेरिएबल। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, मैं मीनिंगफुल नेम ले रहा हूं ताकि आपको समझना आसान रहे। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मैं करली ब्रेसेस लेता हूं और इसके अंदर दो कीज पास कर देता हूं। सबसे पहली की होगी मैसेज। हम यूजर को एक मैसेज देना चाहते हैं जैसे कॉन्टैक्ट क्रिएटेड, जिससे यूजर को पता लग जाएगा कि मेरा कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है जो अभी मैंने ऐड किया था। उसके बाद देखिए जब हम नया डाटा ऐड करते हैं तो ये सीक्वल की क्वेरी जो है ये कुछ रिटर्न करती है। ये क्या करती है रिटर्न, ये एक नया आईडी रिटर्न करती है। जिस आईडी पे ये नया कॉन्टैक्ट सेव होगा उसका एक आईडी आएगा। अगर आईडी आया है इसकी निशानी होती है ये डाटा ऐड हो चुका है। तो इसके लिए मैं आईडी नाम का एक की ले लेता हूं और यहां पर देखिए जो भी मेरा डाटा आने वाला है वो आएगा रिजल्ट नाम की इस वेरिएबल में। तो इसी का मैं यूज करता हूं और यहां पर एक मेथड यूज करूंगा इंसर्ट आईडी, जिसका मतलब है जो भी नया आईडी इंसर्ट हुआ है वो यहां पर इस आईडी में शो कर दो। तो ये भी मेरा काम हो चुका है। मैं इस फाइल को सेव करता हूं। मैं एक बार आपको समझा भी देता हूं। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहां पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डाटा आएगा जिसको मैंने अलग अलग वेरिएबल में सेव कर दिया। आप यहां पर वेरिएबल के नेम चेंज भी कर सकते हैं। मैंने एग्जैक्टली वही ले लिए हैं जो मैंने अपने डाटाबेस के अंदर फील्ड्स ले रखी हैं। तो यहां पर इसके बाद मैं सीक्वल की क्वेरी रन करता हूं इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद अपने डाटाबेस के अंदर जो कॉलम्स बनाए थे उनकी सारी फील्ड के नेम और उनकी वैल्यू के लिए यहां पर लूंगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मैं यहां पर क्वेरी के अंदर पास करूंगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो सीक्वल क्वेरी है उसको सबसे पहला पैरामीटर में लिया है। फिर उसके बाद एरे में अपनी वैल्यूज ली हैं जो मेरे को ऊपर से मिल रही हैं। उसके बाद ये मेरा कॉल बैक फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा अगर मेरा ये इंसर्ट की कमांड सक्सेसफुली रन हो जाती है। अगर ये रन नहीं होती है तब भी इसके अंदर एरर आ जाएगा और आगे का कोड नहीं चलेगा। और अगर आगे का कोड चल रहा है इसका मतलब एरर नहीं आया। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब आपको मैं नया डाटा पोस्टमैन की हेल्प से ऐड करके दिखाता हूं। तो देखिए मैं पोस्टमैन में आ गया। अब यहां पर मैं इसी पूरे यूआरएल को कॉपी कर लेता हूं और प्लस पे क्लिक करता हूं। यहां पर मैं इसे पेस्ट करता हूं और यहां पर चेंज करता हूं पोस्ट। पोस्ट क्यों, क्योंकि मेरे को नया डाटा ऐड करना है। और जहां पर ये लिखा है पैरम्स यहां पे जाऊंगा और यहां पे सिलेक्ट करता हूं बॉडी और बॉडी के अंदर यहां पर सिलेक्ट करूंगा XWW फॉर्म यूआरएल इनकोडेड डाटा। इस पे देखिए अगर आप यहां से जेसन का डाटा भेज रहे हैं तो आप यहां पर रॉ पे सिलेक्ट करेंगे, मगर मैं अभी इसी को यूज कर रहा हूं। अब यहां पर मैं अपनी सारी वैल्यूज यहां पे सेट कर देता हूं। तो देखिए मेरी सबसे पहली वैल्यू थी उसका नाम था फर्स्ट नेम। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू थी उसका नाम था लास्ट नेम। इसके बाद था यहां पर ईमेल, एड्रेस। आप ये सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर लास्ट है हमारे पास, एक सेकेंड, यहां पर मैं डाल देता हूं फोन और लास्ट में ले लिया एड्रेस। तो ये मैंने यहां पर सारी वैल्यूज को ऐड करता हूं। अब यहां पर मैं एक नए यूजर की वैल्यू डालता हूं जिसका नाम रहेगा सलमान, लास्ट नेम रहेगा खान, ईमेल डाल दी salman@email.com और यहां पर एक फेक फोन नंबर डाल देता हूं कुछ भी, ये देखिए। इसके बाद एड्रेस भी फेक डाल देता हूं, ये देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहां पर पोस्ट सेलेक्ट किया है, यहां पर अपना यूआरएल डाला है कॉन्टैक्ट्स और इसके बाद बॉडी में सिलेक्ट करके यूआरएल इनकोडेड और यहां पर सारा फॉर्म का डाटा ऐड कर दिया। अब मैं इस पे सेंड पे क्लिक करता हूं। ये देखिए ये डाटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है क्योंकि यहां पर मेरे पास मैसेज आ रहा है कॉन्टैक्ट क्रिएटेड और यहां पर एक आईडी भी मेरे को रिटर्न हुआ है 2। देखिए सबसे पहले यहां पर एक यूजर था जिसका आईडी था 1। अब ये जो डाटा ऐड हुआ है ये सेकंड नंबर पे हुआ है 2। अब देखिए मैं सबसे पहले यहां पर जाता हूं, जो मैंने यहां पर सारा डाटा रीड करने के लिए राउट बनाया, इस पे दोबारा से क्लिक करता हूं। अब देखिए यहां पर 2 यूजर्स का डाटा आ रहा है, ऊपर अक्षय कुमार का, नीचे सलमान खान का। तो मैंने यहां पर 2 एपीआईज क्रिएट कर लिए हैं, सारे डाटा को रीड करने के लिए और न्यू कॉन्टैक्ट को ऐड करने के लिए।
अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं यहां पर मेरे पास इतना सारा डाटा आ रहा है, उसमें से किसी एक यूजर का डाटा मुझे रीड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो देखिए मैं यहां पर आया अपने एडिटर में, और यहां पर जैसे मैंने ये रीड ऑल कॉन्टैक्ट्स किए थे, अब मुझे सिर्फ एक यूजर का डाटा रीड करना है। तो यहां पर मैं इसी पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं और कॉन्टैक्ट के नीचे आ जाता हूं, या मैं इसके बाद भी कर सकता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं रीड सिंगल कॉन्टैक्ट, और यहां पर जिस भी डाटा को मुझे रीड करना है, यूजर यहां से यूरल से उसको एक आईडी भेजेगा, मतलब कि हमारे को। उसके लिए मैं यहां पर एक पैरामीटर सेट कर देता हूं आईडी कॉलन आईडी, जैसे कि हम ऑलरेडी एक्सप्रेस के अंदर करते हैं। अब इसके अंदर हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर डाटा तो रीड करने वाले हैं फ्रॉम कॉन्टैक्ट से, मगर यहां पर मैं कंडीशन चेंज करता हूं, यहां पर लगाता हूं वेयर। जैसे कि आपको मालूम है कि सीक्वल के अंदर हम वेयर कंडीशन पास करते हैं जब भी हमने किसी रिकॉर्ड को फाइंड करना होता है। तो मैं आईडी में कुछ फाइंड करना चाहता हूं, और ये आईडी मुझे कहां से मिलेगा, उसके लिए मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। अब ये आईडी बेसिकली मेरे को यहां से मिल रहा है, तो इसको मैं एज ए सेकंड पैरामीटर लूंगा। तो यहां पर मैं सेकंड पैरामीटर के लिए यहां पर लेता हूं एरे। तो आपको मालूम है कि एक्सप्रेस के अंदर अगर हमने ये डाटा की वैल्यू को उठाना है जो हमें यूरल बार से मिल रही है, तो इसके लिए हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम, और इसके बाद इसका नेम क्या है, तो हमारे केस में इसका नाम जो मैंने इधर रखा हुआ वो है आईडी, तो ये मैंने पास कर दिया। अब ये जो भी आईडी हमारे को ऊपर से मिलेगा वो आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे, उसी यूजर का कॉन्टैक्ट इन्फो आएगी जिसका आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे। तो अगर इसमें कोई भी एरर आती है तो हम उसको एरर सेंड कर देंगे यहाँ से, और अगर एरर नहीं आती है तब हम उसे यहाँ पर उसका डाटा दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रोज में डाटा आएगा, तो यहां पर हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या इसके अंदर कोई भी डाटा आया है कि नहीं। तो उसके लिए इफ स्टेटमेंट लगाता हूं और यहां लिखता हूं रो डॉट लेंथ। देखिए अगर इसके अंदर सबसे पहले हम ये भी चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं आया, मतलब कि इसकी लेंथ अगर 0 है, तब भी हम यहां पर एक मैसेज सेट कर सकते हैं रिटर्न करके, जैसे हमने ये स्टेटस और मैसेज सेट किया था। बिल्कुल ऐसे ही मैं यहां पर भी कुछ सेट करूंगा, मगर यहां पर स्टेटस कोड अलग होगा। इसका मतलब है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जिसका आईडी आपने सेट किया है वो आईडी मिला ही नहीं है। तो ये मैं यहां पर काम कर रहा हूं। अगर यहां पर 0 आया इसका मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है रोज के अंदर, और यहां पर 404 का मैसेज सेट कर रहा हूं कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड, तो ये भी मैसेज यहां पे सेट कर दिया। अगर कोई भी रिकॉर्ड मिला होगा, रोज में कोई भी डाटा आया है, तब यहां पर ये लास्ट में आएगा। अगर देखिए एरर है तब भी आगे का कोड नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहीं से रिटर्न कर दिया है। अगर कोई वैल्यू ही नहीं मिली है तब यहां पर ये मैसेज आ जाएगा, और इसको भी हमने यहां से रिटर्न कर दिया, इसका मतलब इसको शो नहीं करना है, सेंड नहीं करना कुछ भी। और अगर कोई डाटा आया है, तो यहां पर रोज में आया है, मैं इसका नेम एस हटा देता हूं क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड ही आएगा। यहां पर लिख देता हूं रो, और रो में भी कौन सी वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू मतलब कि सबसे पहली रो, तो उसके लिए मैं यहां पर लगाऊंगा 0 इंडेक्स। तो देखो ये मैंने इसे सेव किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर अपनी क्वारी रन किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स वेयर आईडी, जो हम आईडी यूरल बार में पास करेंगे, और ये आईडी हम इस तरह से उठा लेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, और इसके बाद ये कॉलबैक फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा। अगर कोई भी एरर आती है इस क्वारी में तो ये मैसेज हमारे पास सेट हो जाएगा। अगर इसने पूरा डाटाबेस फाइंड कर लिया और इसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला उस आईडी का, तो हम ये मैसेज शो कर देंगे कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। अगर ये दोनों ही नहीं चलती इफ की कंडीशंस, तो इसका मतलब हमारा डाटा सक्सेसफुली फैच हो चुका है। तो देखिए मैं यहां पर आ गया पोस्टमैन में, और यहां पर जाकर सबसे पहले मैं इस यूरल को कॉपी करता हूं। अब मैं एक स्टूडेंट को फाइंड करूंगा जिसका आईडी है 2। तो देखिए मैं यहां पर आया, और यहां पर सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है गेट, क्योंकि मैं डाटा को रीड करना चाहता हूं। और कॉन्टैक्ट्स के बाद मैं यहां पर एक आईडी पास कर देता हूं 2, और यहां पर जाकर सेंड पे क्लिक करता हूं। यहां पे एक एरर दिखा रहा है, मैं एक बार अपना कोड चेक कर लूं। यहां पर मैंने लिखा है गेट कॉन्टैक्ट्स आईडी, यहां पर मैंने स्पेस भी दे दी। बेसिकली यहां कोई एरर नहीं है। मैं फाइल को सेव करता हूं, एक बार टर्मिनल भी चेक कर लेते हैं। यहां पर आ रहा है रोज इज नॉट डिफाइंड, ये तो पहले का एरर है, अब कोई एरर नहीं है। बेसिकली यहां पर एरर है, बेसिकली मैंने एस हटाया नहीं था, ये देखिए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, मैं दोबारा से इसी वाले राउट पे सेंड पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए सेकंड नंबर का आईडी यहां पर डाटा फैच होके आ चुका है। मैं 1 पे क्लिक करता हूं, यहां लिखा 1, और यहां पर सेंड पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए 1 यूजर का आईडी यहां पर सारा रिकॉर्ड आ चुका है। मैं कोई ऐसा आईडी डालता हूं जो हमारे डाटाबेस में नहीं है, जैसे कि 4, हमारे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स है,
अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ये देखिए कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड और ऊपर स्टेटस कोड भी आ गया 404, जिसका मतलब होता है नॉट फाउंड। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम यहाँ पर सिंगल यूजर के रिकॉर्ड को भी फैच करके ला सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 एपीज बना लिए हैं, कॉन्टैक्ट ऑल कॉन्टैक्ट्स, क्रिएट कॉन्टैक्ट और यहाँ पर गेट सिंगल कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं यहाँ पर एक एपीआई क्रिएट करूंगा जिसके अंदर हम एग्जिस्टिंग किसी भी यूजर के डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं अपडेट कॉन्टैक्ट। अब जैसे मैंने ये नया डाटा ऐड किया था, मैं इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूं और इधर पेस्ट करता हूं। ये देखिए, अब यहां पर जाकर सबसे पहले मेरे को अपना मेथड चेंज करना है। तो अपडेट के लिए हम यहां पे यूज करते हैं पुट। जब भी हम एपीआई क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहां पर यूज करना है पुट। अगर आप ईजीएस टेम्पलेट का ही यूज कर रहे हैं और उसके अंदर फॉर्म से डाटा को अपडेट करना है, तब आप यहां पे यूज करेंगे पोस्ट। मगर अगर आप एपीआई से काम कर रहे हैं तो यहां पे यूज करना है पुट। इसके बाद हम यहां पर अपना राउट नेम पास करेंगे। अब देखिए, किसी न किसी एक ही यूजर का एक बारी में डाटा अपडेट होगा, तो उसका आईडी भी हम यहां पर यूरल से सेंड करेंगे। ये देखिए, इसके बाद आ जाएगा हमारा कॉल बैक फंक्शन और जो भी हमारे को फॉर्म से डाटा मिलेगा, देखिए हमारे को यहाँ पर फॉर्म से डाटा मिल रहा है या जेसन फॉर्मेट में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, इसको मैंने अलग अलग वेरिएबल को असाइन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आती है हमारी सीक्वल कमांड। अब देखिए, अपडेट के लिए जो कमांड होती है उसका नाम होता है अपडेट। तो यहाँ पर मेरे को इंसर्ट इनटू नहीं लिखना, अब लिखना है अपडेट। अपडेट के बाद आता है डाटाबेस टेबल का नेम और उसके बाद आती है हमारी फील्ड्स। तो यहाँ पर बस मुझे लिखना है, ये वैल्यूज में हटा देता हूं लास्ट से, और यहां पर ये राउंड वैसे जो मैंने लगा रखी है इनको भी मुझे हटाना है। टेबल के बाद यहां पर हम लिखते हैं सेट। सेट के बाद आते हैं हमारे कॉलम का नेम और उसकी वैल्यू जो भी हम सेट करना चाहते हैं। तो देखिए, वो वैल्यू जो होगी उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल ऐसा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मैं सारी फील्ड्स के आगे डाल देता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जिसकी वैल्यू आई होगी वो अपडेट हो जाएगी। और यहां पर एक काम और भी करना है, यहां पर मुझे कंडीशन में लगानी है कि किस आईडी का डाटा अपडेट करना है। तो यहां पर उसके लिए मैं वेयर क्लॉज पास करूंगा और किस आईडी का, उसके लिए मेरे को यहां पर जो मैंने डाटाबेस में फील्ड ले रखी है आईडी वो पास करनी है और उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का डाटा हमारे को कहां से मिलेगा, ये मिलेगा हमारे को ऊपर से यूरल बार से। अब देखिए, मेरे को क्या करना है, ये सीक्वल कमांड को मैंने यहां पर अपनी db.query में पास कर दिया और यहां पर अब इतनी सारी फील्ड्स, बेसिकली ये सभी फील्ड्स को मेरे को अपडेट करना है। तो यहां पर मैंने इसे पास कर दिया और इसी के अंदर मेरे को अपनी फोर्थ फील्ड भी ले लेनी है, जो मेरे को ऊपर से ये आईडी मिल रहा है रिक्वेस्ट का। तो उसके लिए मेरे को मालूम है, यहां पर हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। ये पैरामीटर से अपने आप आईडी की वैल्यू उठा लेगा। ये देखिए, तो यहां पर हमने अपनी क्वेरी पास की, अपडेट की, उसके बाद ये सारा डाटा जो अपडेट करना है वो कर दिया और आईडी भी पास कर दिया कि किस आईडी का डाटा अपडेट करना है। अब यहां पर ये कॉल बैक फंक्शन है, अगर इसमें कोई भी एरर आती है तो ये इफ की कंडीशन रन हो जाएगी और यहां पर अगर रिजल्ट में, देखिए जब भी ये डाटा अपडेट होगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो उसके लिए भी मुझे कोड करना है, जैसा कि मैंने अभी यहां पर किया। ये देखिए, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। तो देखिए, मैं यहां पर लिखूंगा, यहां रो नहीं है हमारे केस में, यहां पर है रिजल्ट। तो मैं इसी को कॉपी करता हूं और रो की जगह पर डाल देता हूं रिजल्ट। तो यहां पर मुझे लिखना है रिजल्ट डॉट इफेक्टेड रोज। इसका मतलब है जब हम डाटा अपडेट कर रहे थे तो किसी रो में जाकर उसने डाटा अपडेट किया है कि नहीं। अगर इसकी वैल्यू आती है 0, इसका मतलब कोई भी रो इफेक्टेड नहीं हुई है, किसी भी रो को अपडेट नहीं किया गया। और यहां पर मैंने किया रिटर्न और यहां पर रख दिया 404, इसका मतलब इसको रिकॉर्ड ही नहीं मिला। अगर रिकॉर्ड मिल जाता तभी ये डाटा को अपडेट कर सकता था। तो यहां पर हम यही मैसेज सेट कर देंगे कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। और इन केस अगर ऊपर से कोई भी एरर नहीं आती है और हमारा डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, तब इस कोड तक पहुंचेगा तो हम यहां पर सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड और मैसेज सेट कर देंगे कॉन्टैक्ट अपडेटेड। और इधर हमें आईडी वगैरह शो करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं। ये देखिए, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पुट मेथड को यूज किया है और यहाँ पर यूरल से आईडी पास किया है जिसका डाटा मुझे अपडेट करना है। तो मैं फॉर्म से या फिर जेसन से यहाँ पर डाटा सेंड करूंगा, तो यहाँ पर सारा डाटा आएगा, जो भी अपडेटेड रिकॉर्ड होगा सब इन वेरिएबल्स के अंदर सेट हो जाएगा। इसको मैंने अपनी अपडेट कमांड के अंदर सेट कर दिया
और इस क्वारी को मैंने यहाँ पर db.query में पास कर दिया। ये सारी वैल्यूज जो मेरे को ऊपर से मिल रही हैं यहाँ से और पैरामीटर से, वो मैंने एज ए सेकंड पैरामीटर यहाँ पर एरे की फॉर्म में पास किए हैं और यहाँ पर अपना कॉल बैक फंक्शन रन कर लिया। अगर एरर होगा तो ये मैसेज आ जाएगा, अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता तो ये मैसेज आ जाएगा, और अगर डाटा अपडेट हो चुका है तो यहाँ पर पहुंचेगा और हमें रिस्पॉन्स में सेंड करेगा कॉन्टैक्ट अपडेटेड। अब देखिए मैं यहाँ पर आया, अब बिल्कुल जैसे मैंने ये कोड लिखा था जिसमें हम आईडी भी पास कर रहे थे, अब हम ऐसा पोस्ट के लिए अपना एक राउट बनाएंगे। अब देखिए सेकंड नंबर पे यहाँ पे है सलमान, मैं इसकी ईमेल चेंज करना चाहता हूँ। तो देखिए अभी आ रही है ईमेल salman@email.com, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं अपना मेथड चेंज करता हूँ पुट, क्योंकि मेरे को डाटा को अपडेट करना है। और यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट्स के बाद जिस आईडी का डाटा अपडेट करना है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर जाकर मैं सिलेक्ट करता हूँ बॉडी के अंदर यूआरएल इनकोडेड। अगर आप यहाँ पर जेसन का डाटा सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे रॉ, मगर अभी के लिए मैं फॉर्म डाटा से यहाँ पर सेट कर रहा हूँ और यहाँ पर सारी वैल्यूज डालता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नेम, ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस। देखिए आपको दोबारा से सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, जो भी डाटा अपडेट होगा वो तो अपडेट हो ही जाएगा। तो एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ सेकंड नंबर पे क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट नेम था लास्ट सलमान, फिर लास्ट नेम खान, उसके बाद ईमेल। मैं इसमें से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज कर देता हूँ। तो देखिए मैं पुट वाले राउट पे आ चुका हूँ। नेम में कुछ भी चेंज नहीं करना, लास्ट नेम में भी कुछ चेंज नहीं करना, ईमेल को मेरे को चेंज करना है। पहले लिखा होता सलमान, अब यहां पर लिख देता हूं SK, और फोन में भी मेरे को कुछ चेंज नहीं करना है। तो मैं यहां पर आता हूं और यही फोन नंबर यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर पेस्ट, और एड्रेस भी मेरे को सेम ही रखना है। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट। तो देखिए मैंने सिर्फ ईमेल चेंज की है। अब मैं यहां पर देखिए पुट राउट है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर आ गया कॉन्टैक्ट अपडेटेड। मैं सेकंड लास्ट इस राउट पे जाता हूं जो गेट का राउट है, जिसमें हम सेकंड नंबर के रिकॉर्ड को फैच करके देख रहे हैं। मैं दोबारा से क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर ईमेल चेंज हो चुकी है। मैं इसका फोन नंबर भी चेंज करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए यहां पर फोन नंबर वाली जगह पे मैंने लिख दिया 123, अपडेट पे क्लिक किया, ये देखिए आ गया कॉन्टैक्ट अपडेटेड। मैं दोबारा से यहां पर आकर डाटा को फैच करता हूं और ये देखिए यहां पर डाटा अपडेट हो रहा है। तो आपने देखा कि अब हमने यहां पर अपडेट की भी एपीआई क्रिएट कर दी है। अब इसके बाद हम लास्ट एपीआई क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम डाटा को डिलीट करना सीखेंगे। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर दो कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, अक्षय कुमार, सलमान। अगर मैंने एक डाटा डिलीट करना है तो वो कैसे करूंगा? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने ऊपर ये सिंगल रिकॉर्ड किया था तो बिल्कुल इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैंने इसे पेस्ट किया और यहां पर लिख दिया डिलीट कॉन्टैक्ट। और देखिए इसके अंदर मेरे को यहां पर मेथड चेंज करना है, यहां पर मैं लिखूंगा डिलीट और यहां पर हमारा राउट नेम यही रहेगा कॉन्टैक्ट्स। इसके अंदर बस हम पास करने वाले हैं आईडी, जो आईडी हम पास करेंगे उसको ये ढूंढ के डिलीट कर देगा। तो यहां पर बस मेरे को अपनी क्वारी चेंज करनी है और हमारी क्वारी होती है डिलीट फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स के बाद यहां पर वेयर लगाया, आईडी पास किया और ये आईडी हमारे को कहां से मिल रहा है? पैरामीटर से। ये देखिए कि एज ए सेकंड पैरामीटर मैं इस तरह से एरे में लूंगा और इसके बाद हमारा ये कॉल बैक फंक्शन चल जाएगा जिसके अंदर एरर और रो आ रही है। रो नहीं लिखना, बस मुझे यहां पर लिखना है रिजल्ट। देखिए कोई ना कोई रिजल्ट आएगा जब भी हमारा डाटा डिलीट होगा। अगर इसमें कोई भी एरर आ जाती है डिलीट करते टाइम पे तो ये एरर का मैसेज हमारे पास आ जाएगा और स्टेटस कोड भी आ जाएगा 500। अगर कोई भी डाटा डिलीट हुआ है तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज। देखिए अगर इससे कोई भी डाटा मिलता ही नहीं है, जो भी हमने आईडी पास की है वो आईडी है ही नहीं हमारे डाटाबेस में, तो उसको डिलीट कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं यहां पर सेट कर दूंगा 404 और मैसेज आ जाएगा कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। इन केस अगर कोई भी एरर नहीं आता है तब हम यहां पर मैसेज शो कर देंगे कॉन्टैक्ट डिलीटेड। ये देखिए तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया। अब देखिए हमारे पास यहां पर दो रिकॉर्ड्स हैं, आईडी 1 पे अक्षय कुमार, आईडी 2 पे सलमान। हमारे पास और भी रिकॉर्ड हो सकते हैं अगर हम ऐड करें, मगर अभी के लिए मैं सिर्फ सलमान को डिलीट करके दिखाता हूं। इसका आईडी है 2। तो यहां पर देखिए 2 नंबर के आईडी को मैं कॉपी करता हूं
और यहाँ पर लास्ट में जाकर एक नया यूआरएल क्रिएट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है डिलीट पे और यहाँ पर पास करना है राउट कॉन्टैक्ट्स और इसके बाद टू, जिसको भी डिलीट करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया कॉन्टैक्ट डिलीटेड। मैं एक बार आपको शो करता हूँ। यहाँ सबसे पहले राउट पे आके जहां पर हम सारे डाटा को रीड कर रहे हैं तो देखिए अब सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। और अगर मैं डिलीट पे जाकर दोबारा से 2 नंबर के ही डाटा को डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो यहां पर मैसेज आ जाएगा कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड, क्योंकि अब 2 नंबर का डाटा डिलीट हो चुका है, तभी ये मैसेज आ रहा है कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल जिसके अंदर आपने MySQL को यूज करके एक्सप्रेस के अंदर एपीआईज बनानी सीखी है। तो इस तरह से कई बार क्या होता है हम MongoDB को यूज ही नहीं करते। देखिए MongoDB के अपने बेनिफिट्स हैं मगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है जब हम उस डाटाबेस को यूज करते हैं। तो उस केस के लिए यहाँ पर MySQL जो है काफी सस्ता डाटाबेस है जो नॉर्मली हर होस्टिंग पे मिलता है, तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं MySQL के साथ ही आपको एक नया ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगा जिसके अंदर हम इन क्वेरीज का यूज नहीं करेंगे। देखिए अगर आपको MySQL की ये क्वेरीज याद ही नहीं है या आपको आती नहीं है तो भी आप MySQL का डाटाबेस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल MongoDB की तरह। ये सब कैसे करते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।